नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारतीय इतिहास की जड़ों की तरफ। उस समय में जब भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता एक नया रूप ले रही थी। जी ऋग्वेदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। बिल्कुल। ये वो दौर है जिसने आने वाली सदियों की, आप कह सकते हैं, सोच और समाज की नींव रखी। हाँ, और ये वो आधारशिला है। यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से भी इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें प्राचीन भारत की जड़ों तक ले जाता है। ये समझना कि वो शुरुआती समाज कैसा था, उसकी खासियतें क्या थीं, ताकि हम बाद के बदलावों को सही ढंग से समझ सकें। तो शुरू करते हैं उस भौगोलिक पृष्ठभूमि से, सप्त सिंधु। हाँ, 7 नदियों का प्रदेश। इसमें सिंधु, सरस्वती और उनकी सहायक नदियां थीं। यहीं पर ऋग्वेद रचा गया, जो इस काल को जानने का हमारा सबसे अहम जरिया है। सही कहा। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त। हम्म। और दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद मूल रूप से एक मौखिक परंपरा थी। मतलब लिखा नहीं गया था शुरू में। अच्छा। मौखिक। हाँ, कई ऋषि परिवारों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा, कानो कान। इसकी सबसे पुरानी मिली पांडुलिपि तो बहुत बाद की है, करीब 1464 ईस्वी की। बाप रे, यानी कितने लंबे समय तक ये मौखिक रूप में ही चलता रहा। जी, ये हमें बताता है कि हम कितने लंबे समय की मौखिक यात्रा के बाद के लिखित साक्ष्य देख रहे हैं। अब जरा उस दौर की राजनीतिक व्यवस्था पर आते हैं। ओ, आज से तो बहुत अलग थी। हाँ बिल्कुल। कबीलाई जीवन पर आधारित थी। इकाइयां थीं, कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, विश और सबसे बड़ी इकाई जन। कबीला। बिल्कुल। और कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। हाँ, राजन। पर वो कोई आज के राजा जैसा तानाशाह नहीं था। नहीं नहीं, वो जनस्य गोप कहलाता था। मतलब कबीले का, लोगों का रक्षक। रक्षक। और उसकी शक्ति पर नियंत्रण भी था। कबीलाई समितियां थीं। समितियां? जैसे सभा, जिसमें वरिष्ठ लोग होते थे। एक समिति थी जिसमें आम कबीलाई लोग। और एक और महत्वपूर्ण संस्था थी, विधत। विधत। इसका जिक्र है ऋग्वेद में। हाँ, कई बार, करीब 122 बार। शायद ये धार्मिक और सैनिक मामलों में अहम भूमिका निभाती थी। तो ये संस्थाएं राजा पर एक तरह का अंकुश रखती थीं। मतलब राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। काफी हद तक नहीं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन से ज्यादा जोर पशुधन पर था। युद्ध भी अक्सर गायों के लिए होते थे। अच्छा, अब समाज की बात करते हैं। ये तो पितृसत्तात्मक था, है ना? परिवार का मुखिया, पुरुष, गृहपति। हाँ, वो तो था। लेकिन महिलाओं की स्थिति इस दौर में काफी उल्लेखनीय थी, ये मानना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वो यज्ञों में भाग ले सकती थी। और तो और घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं ने तो ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना भी की है। सच में? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ, उस समय बाल विवाह या सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति थी। और वर्ण व्यवस्था, उसका क्या स्वरूप था? देखिए, वो जन्म पर आधारित नहीं थी, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। वो कर्म पर आधारित थी और काफी लचीली थी। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, इन 4 वर्णों का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आता है। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि ये हिस्सा शायद बाद में जोड़ा गया। शुरुआती दौर में समाज में इतनी कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। ये तो काफी अलग तस्वीर है बाद के दौर से। अच्छा, आर्थिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या था? आपने कहा पशुधन। हाँ, पशुपालन, खासकर गाय। गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे अघन्या कहा गया है। अघन्या यानी न मारने योग्य। संपत्ति का पैमाना ही गोधन था, मतलब गायों की संख्या। राजा को भी गोपति कहा जाता था। गोपति, गायों का स्वामी। बिल्कुल। खेती का स्थान दूसरा था। जौ, जिसे यव कहते थे, वो मुख्य फसल थी। और व्यापार कैसे होता था? सिक्के थे? नहीं, सिक्के तो नहीं थे। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय यानी बार्टर पर आधारित था। चीज के बदले चीज। अच्छा। हाँ, गाय इसमें भी विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी। हालांकि निष्क जैसे सोने के आभूषण का जिक्र मिलता है, हो सकता है वो बड़े लेन देन में काम आता हो। और कारीगर वगैरह? कुछ शिल्पी थे, जैसे बढ़ई, रथ बनाने वाले रथकार, बुनकर, कुम्हार, धातु का काम करने वाले, ये सब थे। ठीक है, अब आते हैं धर्म पर। ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे? वे मुख्यतः प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। प्रकृति पूजक थे, बहुदेववादी भी। मंदिर, मूर्तियां?
नहीं, मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वो खुले में यज्ञ करते थे। यज्ञ और अग्नि का बहुत महत्व था। अग्नि। हाँ, अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। इंद्र बारिश और युद्ध के देवता। बिल्कुल, ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्त उन्हें समर्पित हैं। फिर अग्नि का स्थान था, करीब 200 सूक्त, और सोम। सोम वो कोई पेय था। हाँ, एक पौधे का रस, और उसके देवता, दोनों को सोम कहते थे। एक और महत्वपूर्ण देवता थे वरुण। वरुण, उन्हें ऋत यानी ब्रह्मांडियों और नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। अच्छा, तो ये यज्ञ वगैरह क्यों करते थे? मोक्ष के लिए? नहीं, मुख्यतः भौतिक सुख समृद्धि पाने के लिए। देवताओं को प्रसन्न करके अच्छी फसल, संतान, पशुधन, युद्ध में विजय, ये सब मांगते थे। ठीक है। इसी काल में एक बड़ी लड़ाई का भी जिक्र आता है, दशराज्य युद्ध। हाँ, 10 राजाओं का युद्ध। ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। परुष्णी नदी यानी आज की रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। किस किस के बीच? एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास, जिनके पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था, जिनके सलाहकार थे ऋषि विश्वामित्र। और नतीजा? राजा सुदास की जीत हुई। इससे भरत कबीले का वर्चस्व बढ़ा और इसी ने, कह सकते हैं, आगे चलकर कुरु राज्य के निर्माण में एक भूमिका निभाई। ये उस दौर की राजनीतिक उठापटक को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें, ऋग्वेदिक काल एक ऐसा दौर था जहां कबीलाई जीवन था, कर्म आधारित सामाजिक संरचना थी, प्रकृति पूजा और यज्ञों का बोलबाला था। हाँ, एक शुरुआती और कह सकते हैं अपेक्षाकृत लचीला समाज था। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा है वो सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, खासकर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। क्या? कि आखिर इस शुरुआती दौर की संस्थाओं और मान्यताओं में ऐसा क्या बदलाव आया? कौन सी प्रक्रियाएं थी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज, राजनीति और धर्म ये सब कहीं ज्यादा जटिल और श्रेणीबद्ध हो गए? ये सोचने वाली बात है। जी, इन बदलावों की प्रक्रिया और उनके कारणों को समझना ही प्राचीन भारत के विकास क्रम को समझने की कुंजी है। अगली बार तक इस पर विचार जरूर करते रहिए।